नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे और ये जो क्लास है ये हिंदी की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। जैसे कॉलेज व्याख्याता है, स्कूल व्याख्याता, आपकी वरिष्ठ अध्यापक, नेट जेआरएफ, राज्य स्तरीय जो सेट होते हैं उनके लिए, और इसके अलावा क्लास 11th और 12th जिनके पास हिंदी है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। देखिए साथियों, सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल अध्ययन की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, जिसमें से सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले जो आज हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे आदिकाल से। किससे करेंगे? आदिकाल से। आदिकाल से शुरुआत करेंगे और आदिकाल का जो समय है वह है सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अगर आपको 993 का विक्रम संवत बनाना है तो आपको क्या करना है, इसमें 57 जोड़ देना है। तो इस ये आ जाएगा 1050 विक्रम संवत। तो ध्यान रखना। तो साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल सबसे पहले इसकी प्रस्तावना है कुछ, वो हम इसको थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास, बहुत शानदार है और बिल्कुल सरल तरीके से इसको हम समझेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को आर्य, तो भारतवर्ष को क्या कहा जाता था? आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रस्तावना है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम समझ करके सरल भाषा में आसान तरीके से पढ़ेंगे। स्थिति के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय तथा सुदूर दक्षिण में अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है। कौन सा? सहिष्णुता, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती है। यह अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। आप सभी जानते होंगे कि भारत पर जो है अनेक आक्रमण होते, उन सभी का क्या है, नष्ट हो गए। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो आज भी वैसी की वैसी है और जीवित जागृत है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नव जीवन प्रदान करती है, जिसके फल स्वरूप आज भी है नव नूतन लगती है, बिल्कुल नई लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजयी रही है। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य को, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार और कहीं घनानंद के वियोग से भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार और कहीं घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो जनजीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के कवि लेखक स्वांत सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सृजन करते हैं।
कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं। तो भारतेंदु प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुर सरी सम सब कर हित को ही बताया गया है। शानदार। तो देखिए साथियों, ये तो था इसकी व्युत्पत्ति। हम ये यहां से आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की। जो ये हिंदी शब्द जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, हिंदी शब्द आखिर आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसको समझते हैं। चलिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। ठीक है, सबको पता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा से, यानी कि हिंदी की मूल भाषा क्या है, तो संस्कृत है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, सिंधु नदी जो आज भी पाकिस्तान की प्रमुख नदियों में से एक है। तो उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान एक ही थे, अखंड। अब क्या है, ईरान फारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदुकुश पहाड़ी पार को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा। तो जो यहां से जो विदेशी आए थे उन्होंने क्या कहा, सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी फारस भाषा में शब्द की प्रथम से ध्वनि को है का उच्च ध्वनि में उच्चरित करते हैं। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और यहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी। अब सिंधुओं की भाषा जो है वो क्या कहने लगी, हिंद। और आगे चलकर ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लग जाने के कारण हिंद प्लस इक क्या बन गया, हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। हिंदीक बना, लेकिन इसको क्या कहने लगे, हिंदी। यही सब धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के इंडिया के रूप में परिवर्तित हो गया। हिंदी का इंडिया इसीलिए कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब इसको समझो। जो भारत से जो विदेशी आए थे, भारत से कौन आए थे, विदेशी आक्रमणकारी, वहां क्या करते हैं कि से का उच्चारण किस में होता था, इसको समझिए। से को कहते थे वो लोग है, से को है, और ध को कहते थे वो क्या, दे। अब पहले जो हमारा जो ये स्थान था इसको क्या कहा जाता है, सिंध कहा जाता था, सिंध प्रदेश। अब सिंध को वो जो से को है बोल रहे हैं, ध को दे बोल रहे हैं, तो क्या बन गया, सिंध का बन गया हिंद। क्या बोल गया, हिंद। अब वो सिंध को तो बोलने लग गए हिंद, ठीक है। और हिंद के जो निवासी थे उनको कहने लगे क्या, हिंदू। और हिंदुओं की जो भाषा है उसको कहने लग गए हिंदी। तो इस तरह से हिंदी शब्द की उत्पत्ति बनी थी। और इसकी मूल भाषा क्या है, तो आप सभी को पता होगा, संस्कृत हिंदी की मूल भाषा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हिंदी का हमने पढ़ा था, हिंदी का रूपांतरण के कारण क्या बन गया, इंडिया बन गया। आज यह इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। समस्त भारतवर्ष का सूचक क्या बन गया, इंडिया। हम इंडिया के नाम से पहचाने जाते थे। अब देखिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, अब हम इसको पढ़ते हैं। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की। तो भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है, सबको पता है। अब आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भारतीय भाषा का, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना ग्रंथ। संस्कृत थी। अब आपसे पूछे कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, तो ऋग्वेद की भाषा थी संस्कृत। किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है, अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। यह दो प्रकार की थी। संस्कृत भाषा का समय कब था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। यह दो प्रकार की थी। कौन कौन सी, पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण एवं दर्शन आदि की रचना हुई। और दूसरी थी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई। अब जब हम देखते हैं भाषा, तो भाषा जो है वो भाषा को हम दो रूपों में बांट लेते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप। कौन कौन से, एक तो होता है वैदिक, इसको समझ लीजिए।
भाषा कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो थी वैदिक, इसको समझना, ये क्वेश्चन बनेगा, वैदिक, और दूसरी थी लौकिक। वैदिक और लौकिक। देखिए वैदिक जो है ये वेदों की भाषा थी, और लौकिक मतलब आम बोलचाल की जो जन भाषा थी वो लौकिक थी, ये ध्यान रखना। तो भाषा 2 भागों में टूटी, वैदिक और लौकिक। वैदिक में वेद वगैरह लिखा गए, इसमें उपनिषद है, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सब ध्यान रखना। लौकिक में जो आम बोलचाल की भाषा थी जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई थी, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अब नेक्स्ट देखिए, यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई, धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई। अब जो लौकिक भाषा थी यानी कि वेदों की जो भाषा थी वो कठिन भाषा थी, और हमारी आदत है कि हम कठिन को हमेशा छोड़ते चले जाते हैं। तो कठिन भाषा कौन सी थी? वैदिक भाषा। वैदिक भाषा को छोड़ दिया और लौकिक भाषा को अपना लिया। अब लौकिक भाषा जो है फिर से बदल गई, क्योंकि भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो लौकिक भाषा जो है फिर से किस में बदल गई? तो पाली भाषा में। किस में बदल गई? पाली भाषा में। लौकिक भाषा संस्कृत की बोलचाल के रूप में धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय था 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक। देखिए इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक एवं जातक की कथाओं की रचना हुई। अब आपसे पूछा जाए कि जो पाली भाषा है, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, मुख्य जो ग्रंथ है कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली भाषा में हुई थी। ठीक है, किंतु भाषा के 2 रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला साहित्यिक और दूसरा लौकिक, अर्थात बोलचाल की भाषा। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचना होने लगी। अब लौकिक भाषा जो है इसमें क्या होने लगी? साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। ये यहां से इस लाइन को विशेष ध्यान रखना। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ, वे समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगे। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी के बाद तक रहा। ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक रहा। कौन सा? प्राकृत का। जगह पाली से प्राकृत बन गया। इस काल में जैन साहित्य का प्रचुर मात्रा में रचा गया। जैन साहित्य को प्रचुर मात्रा में रचना हुई थी। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्र अनुसार भाषा का प्रचार हुआ। देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें से? ध्यान क्या रखना है? संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से टूटी किसमें? भाषा। रखना पाली भाषा फिर 2 भाषाओं में थी, साहित्यिक और लौकिक। अब लौकिक भाषा थी वो फिर से टूट गई। लौकिक भाषा फिर से किसमें टूटी? प्राकृत भाषा में, जिसमें जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। और पाली में किसके लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के। तो ध्यान रखना। यहां तक हम समझ में आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहीं से प्राकृत भाषा का अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना। अब विद्वानों ने क्या माना? प्राकृत भाषा जब अंतिम चरण में थी तो उसमें अपभ्रंश का उद्भव माना था कि अपभ्रंश भाषा हुई है, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति यानी कि बिगड़ना शुरू हो गया। जैसे गाथा शब्द गाथा को क्या कहा जाने लगा? गाहा, और दोहा शब्द दूहा के रूप में परिवर्तित हो गए। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का अभ्युदय हुआ, जिसे अवहट कहा जाता था। अब एक नई भाषा का उद्भव हुआ, कौन सी? अवहट। इसको समझना विशेष। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में, मैथिल कोकिल कौन थे? विद्यापति। इसी भाषा में अपनी 2 रचना लिखी। किसमें? अवहट भाषा में। अवहट एक भाषा है जो कि अपभ्रंश से टूटकर बनी है। अपभ्रंश का ही रूप है, इसको अपभ्रंश भी मान सकते हैं। तो विद्यापति की रचनाएं हैं कौन कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट की कृतियां हैं। किसने लिखी हैं? विद्यापति ने। यह क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा गया है
कि विद्यापति की रचनाओं के नाम क्या है। तो कीर्तिलता, कीर्तिपता का विशेष ध्यान रखना। किस भाषा में है ये भी पूछा जा सकता है, तो अवहट भाषा, ठीक है। और पूछा जाए कि मैथिल कोकिल का कवि किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। मैथिल कोकिल का कवि विद्यापति। विद्यापति की रचना कौन सी है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। अब याद कैसे रखें कीर्तिलता कीर्तिपता का, तो इसका भी एक ट्रिक से आप ध्यान रख लेना इसको। कैसे, विद्या का पति यानी विद्या का स्वामी, जो विद्या का स्वामी होगा, विद्या का जिसमें श्रेष्ठ विद्या होगी, वो हमेशा क्या हासिल कर लेता है, कीर्ति को। कीर्ति का मतलब होता है यश, तो ऐसे याद कर लेना, कीर्ति जहाँ है वहां पर कीर्ति कौन हासिल करेगा, यश कौन हासिल कर सकता है, जिसके पास विद्या होगी, यानी कि जो विद्या का पति होगा यानी विद्या का स्वामी होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब एक लाइन है आगे, देखिए क्या है, देसिल बहना सब जन मिट्ठा ते तेसन जपहो अवट्ठा। ये किसकी लाइन है, ये भी पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना। ये किसकी लाइन है, ये भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। तो ये जो पंक्तियां हैं, देसिल बहना सब जन मिट्ठा ते तेसन जपहो अवट्ठा, ये विद्यापति की क्या है, पंक्तियां हैं। इन्होंने ये पंक्तियां क्यों कही, अब इसको समझिए। ये जो पंक्तियां हैं ये अंतिम पंक्तियां हैं, इससे ऊपर भी कुछ पंक्तियां हैं, मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। मूल पंक्तियां क्या है, थोड़ी ऊपर से हम इसको समझ लेते हैं। इन्होंने मूल पंक्तियां ये है कि सक्कऊ वाणी बहु ने भावई, सक्कऊ वाणी बहु ने भावई, पावस रस को मम ने पावई, देसिल बहना सब जन मिट्ठा ते तेसन जपहो अवट्ठा। अर्थात विद्यापति कह रहे हैं कि जो सक्कऊ वाणी मतलब संस्कृत जो वाणी है वो बहु ने भावई, बहु का मतलब होता है अनेक लोगों को, यानी कि जो सामान्य लोग हैं उनको वो नहीं भाई, अच्छी नहीं लगी। क्यों, पावऊ रस को मम ने भावई, मम ने पावई मतलब क्योंकि वो जो भाषा का मर्म है वो उसको नहीं समझ पाए, उसका रस को नहीं समझ पाए। देसिल बहना, देसिल का मतलब होता है देसिल बहना, बहना का मतलब होता है वाणी, बयान, भाषा, देसी भाषा, सब जन मीठा, सब जनों को, सब जन यानी सब लोगों को मीठा लगती है। कौन सी भाषा, देसी भाषा। ते तेसन जपो अवट्ठा, इसलिए मैं मेरी रचनाओं को किस में लिख रहा हूँ, देसी भाषा अर्थात अवहट भाषा में लिख रहा हूँ। ये विद्यापति ने बड़ी शानदार पंक्तियां लिखी हैं, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइनें पूछी जा चुकी हैं, तो इसको अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रों, अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों, नाथ संप्रदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के शासन के काल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। हर्षवर्धन के शासन काल में अपभ्रंश का प्रचार सबसे ज्यादा कब हुआ, तो हर्षवर्धन के काल में। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई दिया। इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर के आगे आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम में अपभ्रंश का विकसित रूप माना, विशेष ध्यान रखना। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जनभाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्र आचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्द अनुशासन लिखा। इंपॉर्टेंट है, शब्द अनुशासन किसने लिखा सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा में, तो हेमचंद्र आचार्य ने। किंतु हेमचंद्र आचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बड़ी, यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था। क्या था, संक्रांति काल, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में, देखिए मिश्र बंधु भी इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में, तो इन्होंने एक रचना लिखी थी क्या, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। आगे देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है कि हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है। प्रथम पश्चिमी हिंदी
और दूसरा पूर्वी हिंदी, ये ध्यान रखना। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। अपभ्रंश का जो साहित्य है वो हिंदी के जन्म का कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश पैशाची, ब्राचंड, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी के रूपों से प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ। अब हम देखते हैं इसको। तो हिंदी का उद्भव किससे हुआ था? शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश नंबर 2 पर आती है मागधी अपभ्रंश और नंबर 3 पर आती है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अब देखिए, सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियां। अब जो शौरसेनी अपभ्रंश है इसमें कौन कौन सी बोली और भाषाएं, इसको हम देखते हैं। तो उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो 5 प्रकार की उपभाषाएं किसमें? शौरसेनी अपभ्रंश में। अब इनकी भी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, देखिए पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं, बोलियां पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, जो कि प्रमुख बोली है, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। दूसरी है ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, और कन्नौजी। ये तो आती है पश्चिमी हिंदी में। देखिए कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पश्चिमी हिंदी है इनमें से कौन सा पश्चिमी बोलियां हैं, ये नहीं है, ये पूछा जा चुका है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये कितनी बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी में कौन शामिल नहीं है, ये ऐसा भी पूछा जा चुका है। तो एक और लगा करके 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी में कौन कौन आते हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, और बिहारी में आती है मैथई, मगही और भोजपुरी। ध्यान रखना। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे हम फिर से शुरुआत करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और सभी दोस्तों के साथ जो हिंदी साहित्य की या हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय जवान जय किसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।